हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में आपका लेसन 9 चल रहा था। लेसन 9 यानी कि किरण प्रकाश की चल रही थी, जिसमें हमने अब तक यानी कि 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये आपकी 11वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, जो कि काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है, यानी रिपीटेड प्रश्न है जो कि लगातार लगभग आता रहता है। हमारे यूपी बोर्ड की हम बात करें तो 7 सेट बनते हैं, जिनमें से कम 2-3 सेटों में ये सवाल डेफिनेटली मिलेगा। इसलिए आप लोग जरूर इस डेरिवेशन को जरूर करके जाएं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, ये देखिएगा। और बात करें हम कि जो यूपी से अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के या आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड के, या कोई भी बोर्ड के हैं जिनके पास फिजिक्स है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, क्योंकि ये डेरिवेशन लगातार आता रहता है बहुत ज़्यादा, और ये प्रैक्टिकल्स में भी यूज होता है, इसलिए इसको समझेंगे। देखिए क्या है, संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी या संपर्क में रखे दो लेंसों की कुल फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी कितनी होती है, किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। आईआईटी नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न। इस तरीके से आ जाता है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। काफी तरह से प्रश्न घुमा घुमा के आता है। मतलब यह है, आप ये समझ लीजिए कि जब दो लेंस हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास रखे हैं, दो एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, यानी टच करते हुए रखे हैं, तो उनकी तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, उनकी वास्तव फोकस दूरी कितनी होगी, ये हमें आपको ज्ञात करके दिखाना है इस वाली वीडियो में। तो देखिएगा, आपका मैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, आपका जो फिजिक्स थी दूसरी किताब चल रही थी, जिसमें लेसन 9 चल रहा था किरण प्रकाश की, और लगभग ये समाप्त होने पर है। अब इसके बाद 3-4 वीडियो में ही समाप्त कर दूंगा। देखो, एक वीडियो में आपका प्रिज्म वाला जो डेरिवेशन है उसको खत्म कराएंगे, प्रिज्म, प्रकाश का वर्ण, विक्षेपण वगैरह सारा कुछ एक ही वीडियो में खत्म करा देंगे। एक वीडियो में आपके आंख से संबंधित, जैसे कि दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, ये एक वीडियो में खत्म हो जाएंगे। और एक वीडियो में आपका दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, ये एक वीडियो में, यानी कि 3 वीडियो में आने वाली, अब 3 वीडियो में ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसके बाद में आपकी लगभग आपकी जो फिजिक्स है खत्म सी हो लेगी, फिर मैंने छोटे छोटे चैप्टर बचेंगे, वो जल्दी जल्दी खत्म होते रहेंगे। तो बस यही था सबसे बड़ा चैप्टर सेकंड बुक में, तो ये लगभग अब खत्म होने वाला है। इसके बाद में तो आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इधर आपकी केमिस्ट्री खत्म होने वाली है, तो ओवरऑल आपका यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री का कोर्स लगभग मैं मानता हूं कि दिसंबर खत्म होने से पहले पहले आपका ये खत्म हो जाएगा। फिर आपका रिवीजन और मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर और रोज का सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर 95 से प्लस कीजिए। बिल्कुल फ्री रहेगा, सब कुछ टेंशन नहीं लेना है, राइट। चलेगा, इस डेरिवेशन को एक बार देखते हैं। देखिएगा, हमारे पास दो लेंस हैं, बातों को जरा ध्यान से समझो। जरा देखो क्या कह रहा है, जब भी कभी भी कोई भी डेरिवेशन आए तो उसकी हेडिंग को बार बार पढ़ना है आपको। ये चीज एक कंक्लूजन निकालना अपने दिमाग में कि वास्तव में ये हेडिंग में पूछ क्या रहा है। देखिएगा, ये क्या कह रहा है कि ये दो तरीके से आता है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। तुल्य का मतलब है कुल, यानी दोनों की कुल, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यानी कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी, तो मतलब दो लेंस हैं जो कि एक दूसरे से टच में रखे हुए हैं, संपर्क में रखे हुए हैं, तो दोनों को टच में रख दे रहा हूं मैं, तो उनकी फोकस दूरी कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो जब भी कभी भी दो लेंस हैं जो कि एक दूसरे से टच में रख दिए, तो उनको रखने का भी एक अलग अलग वो रहता है कि देखिएगा, यदि मैं बात करूं, एक लेंस ये है, सपोज दैट ये एक लेंस है L1, और इसकी ये है आपका प्रकाशिक केंद्र है इसका, और इसकी जो रेखा ऐसे इसके केंद्र से होते हुई जाती है उसको बोलते हैं इसकी मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? इसकी मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो इसकी एक मुख्य अक्ष रहेगी। ऐसे ही मेरे पास एक दूसरा लेंस है, ये है, और इसकी मुख्य अक्ष ये है, ये प्रकाशिक केंद्र है इसका, और ये इसकी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष समझ जाओ आप, ठीक है। तो हमारे पास दो लेंस हो गए L1 L2, इसकी मुख्य अक्ष ये है और इसकी मुख्य अक्ष ये है, दोनों के अलग अलग मुख्य अक्ष है। अब हम इनको संपर्क में इस तरीके से इनको सटाकर रखेंगे कि इनकी जो मुख्य अक्ष है वो दोनों एक ही दिशा में आ जाए।
किसमें आ जाए, एक ही दिशा में। यानी इसकी मुख्य अक्ष इसके समांतर नहीं, इसके ऊपर होनी चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं समांतर, समांतर नहीं, इसके ही संपर्क में यानी बराबर रहनी चाहिए। तो मैं इसको इस तरीके से रखूंगा कि भैया ये इस तरीके से रख गया कि इसकी मुख्य अक्ष और इसकी मुख्य अक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, इस तरीके से, यानी कि दोनों की मुख्य अक्ष एक ही, यानी कि जो एक रेखा, यानी ये जो रेखा है यही दोनों के लिए मुख्य अक्ष का काम करे, इस तरीके से सटा के रखते हैं। समझ गए होंगे आपका। यदि मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे पास दो मार्कर हैं और इनका मध्य बिंदु ऐसे समझ लीजिए ये है और इसका मध्य बिंदु आपका एक अलग अलग मैं बना दे रहा हूं, देखिएगा। सपोज दैट कि इनका ये इस तरीके से और इनका एक मुख्य अक्ष इस तरीके से है, ये सपोज दैट, ठीक है। तो अब हम इनको रखेंगे कैसे, आप समझो जरा कि भाई हमारे पास एक L1 लेंस ये एक ऐसे है। अब ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे ऊपर नीचे लाते रहे, इनको सटा के इस तरीके से रखा जाना चाहिए कि इनकी जो मुख्य अक्ष है, यानी ये दोनों जो टचिंग सरफेस है, इनकी मुख्य अक्ष दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए, यानी एक दूसरे के यदि रेखा खींचू तो इन दोनों से ऊपर नीचे न जानी चाहिए। तो समझ गए होंगे यानी दोनों लेंसों को। तो इसमें खास बात यही है कि माना हमारे पास दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 हैं जो कि इस प्रकार से रखे गए हैं, जो कि दो पतले लेंसों को इस प्रकार से समायोजित करके रखते हैं कि इन दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष एक ही होती है, यानी एक ही दिशा में, अर्थात एक ही होती है, यानी कि दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मुख्य अक्ष होती है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि इन दोनों की मुख्य अक्ष क्या है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, और दोनों का क्या है, प्रकाशिक केंद्र बिल्कुल एक ही तल में आ रहा है, अर्थात दोनों के लिए मुख्य अक्ष एक ही रेखा कार्य करती है। ऐसे लिख दीजिए, दोनों लेंसों को इस तरह से रखा जाता है, एक दूसरे के संपर्क में इस तरह से रखा जाता है कि दोनों के लिए एक ही मुख्य अक्ष, एक ही रेखा दोनों लेंसों के लिए मुख्य अक्ष का कार्य करती है। ये ज्यादा इजी रहेगी परिभाषा। क्या माना हमारे पास दो पतले उत्तल लेंस जिनको इस तरह से समायोजित करके रखते हैं कि दोनों लेंसों के लिए एक ही रेखा मुख्य अक्ष का कार्य करती है। राइट, इतना समझ में आ गया। देन इसके बाद में क्या करना है, माना लेंस L1 की मुख्य अक्ष पर, यानी कि ऐसे समझिएगा L2 की अनुपस्थिति में, सपोज दैट, ठीक है ना, देखो परिभाषा लिखनी, जैसे कि हमारा सब पहले हमने L2 को हटा दिया, जब L2 को हम हटा देंगे तो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको कंडीशन। पहले समझ लो, हर चीज को समझो। L2 भी डेरिवेशन 1 मिनट का, बस हो गया। लो L2 की अनुपस्थिति में, जल्दी L2 नहीं है लेंस, तो इस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर टकराएगी और यहां पर टकराने के बाद यहां पर, तो इस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु, बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब L1 से I' बनता है, यानी कि L1 के द्वारा I' प्रतिबिंब बनता है। तो यहां से यहां तक की दूरी, ये वस्तु है आपका O, तो वस्तु तक की दूरी U होती है, और यहां से यहां तक की दूरी प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी मैंने क्या मान ली, V' मान ली। क्या मान ली, V'। समझ में आ गई। L2 की अनुपस्थिति में बिंदु वस्तु O का L1 लेंस के द्वारा एक प्रतिबिंब I' बनता है। L2 की अनुपस्थिति में, यानी L2 अभी नहीं है, तो L2 की अनुपस्थिति में बिंदु वस्तु O का L1 लेंस के द्वारा, या लेंस L1 के द्वारा एक प्रतिबिंब, या लेंस L1 से V' दूरी पर एक प्रतिबिंब I' बनता है। इतनी थ्योरी लिख लोगे। तथा L2 लेंस की उपस्थिति में, L2 लेंस की उपस्थिति में यह प्रतिबिंब I' एक आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है, और इस वस्तु का, अर्थात इस प्रतिबिंब का एक और प्रतिबिंब L2 के द्वारा एक और प्रतिबिंब I बनता है, एक आभासी प्रतिबिंब और बनता है, जो कि L2 लेंस से V दूरी पर होता है, जो कि L2 लेंस से V दूरी पर होता है, L2 लेंस से V दूरी पर होता है। तो समझ में आ गया। यानी कि मतलब ये हुआ कि हमारे पास मान लीजिए दो लेंस थे, पहले एक लेंस था, तो एक वस्तु हमने रखी। तुमने कभी देखा है, आप नाई की दुकान में गए होंगे और सबने एक चीज देखी होगी कि जब भी कभी भी हम क्या करते हैं, हम अपना चेहरा देखते हैं, या हमारे एक पीछे और शीशा लगा होता है, तो हमारा अगले वाले, हम बैठे हुए बीच में, हमारा प्रतिबिंब किस में दिखाई देगा, अगले वाले शीशे में दिखाई देगा। उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब आपके पीछे वाले में दिखाई देगा, पीछे वाले शीशे का प्रतिबिंब फिर से दिखाई देगा। ऐसे हजारों आपको नाई दिखाई देते हैं। हम जैसे बैठ जाते हैं बीच में, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे दिखाई देते रहते हैं। आपने देखा भी होगा,
जिनने नहीं देखा है तो दे जाकर देखना, एक ऐसे नाई की दुकान पर जाना जिसके एक आगे भी शीशा लगा हो, एक पीछे भी दर्पण लगा हो, यानी शीशा। इस तरीके से आप बीच में बैठ के कुर्सी पर देखोगे तो आपका एक प्रतिबिंब आगे दिखाई देगा, आगे का प्रतिबिंब पीछे वाले शीशे में दिखाई देगा, पीछे का शीशे का फिर उसमें दिखाई देगा। ऐसे काफी सारे दिखाई देते हैं। और नहीं तो आप 2 शीशे लेना, उसके बीच में एक वस्तु रख देना कोई भी, ऐसे करके और ऐसे करके एक ऊपर नीचे पे ऐसे कर देना, तो आपको अलग अलग उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो मतलब यह है कि जब हमारा एक लेंस लगा हुआ है तो इसके द्वारा आपका एक प्रतिबिंब यहां पे बनता है आई डैश, जो कि इस L1 लेंस से V डैश दूरी पर है ये। और ये जो प्रतिबिंब है, फिर जब L2 लेंस यहां पर रखते हैं तो ये जो वस्तु है ये आपका, यानी कि ये जो प्रतिबिंब है एक वस्तु की तरह कार्य करता है, एक आभासी वस्तु की तरह। और इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये लाइन यहां पर टकराएगी, यानी इससे चलने वाली प्रकाश किरण यहां पर टकराएगी और जस्ट देसी यहां से एक और प्रतिबिंब बनाएगी, एक आभासी प्रतिबिंब बनाती है आई, जो कि L2 लेंस से V दूरी पर होता है। तो ओवरऑल संपूर्ण बात का कंक्लूजन ये है कि हमारे पास दो पतले लेंस L1 व L2 हैं, जो कि वायु में एक दूसरे के संपर्क में इस तरह से रखे जाते हैं कि इन दोनों लेंसों के लिए एक ही रेखा मुख्य अक्ष का कार्य करती है। माना लेंस L2 की अनुपस्थिति में मुख्य अक्ष पर रखी बिंदु वस्तु O का L1 लेंस के द्वारा एक प्रतिबिंब I डैश बनता है, जो कि L1 लेंस से V डैश दूरी पर होता है। यह I डैश प्रतिबिंब L2 लेंस के लिए एक आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है और इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब I बनता है, जो कि L2 लेंस से V दूरी पर होता है। इतनी थ्योरी लिख देना, इससे ज्यादा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और समझ गए होंगे कि भाई पहले एक लेंस था L1 रखा और यहां पे एक बिंदु वस्तु रखी और इससे चलने वाली प्रकाश किरण यहां पे टकराई, टकराने के बाद यहां पे एक प्रतिबिंब बना दिया I डैश। और ये जो I डैश प्रतिबिंब है, ये जो L2 लेंस के लिए एक आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है, जैसे कि एक वस्तु रखी हो और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है I बनता है, जो कि L2 लेंस से V दूरी पर होता है, इसका नाम I है। इतना तो समझ गए आप। चलिएगा, इतना समझ गए तो इसके बाद में डेरिवेशन खत्म। अब क्या है, 4 लाइन है आपकी, बस 4 लाइनों में डेरिवेशन है। देखिएगा, आपको हम एक चीज और समझाएंगे आपका। देखिएगा, आप एक चीज जानते हो कि भाई उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, फोकस दूरी का फॉर्मूला, लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यही फॉर्मूला होता था, आप जानते हो भली भांति से। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, बहुत भली भांति जानते हो लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं L2 की अनुपस्थिति के लिए, यानी L2 की अनुपस्थिति के कारण बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब L1 लेंस के द्वारा I डैश बनता है तब। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं L2 लेंस की अनुपस्थिति में L1 लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब I डैश की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, देखिएगा I डैश की फोकस दूरी 1/f। हमने मान लिया कि भैया लेंस L1 की फोकस दूरी यहां पे लिख दे रहा हूं f1। L1 की जो फोकस दूरी है वो f1 है और L2 की जो फोकस दूरी है वो L2 है, तो f2 मान लेंगे। तो देखिएगा वस्तु की दूरी 1/ वस्तु की दूरी क्या है, u है, माइनस यहां पे पहले आएगी प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v डैश है। देखो ध्यान से समझ लो, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v डैश है। समझ रहे हो ना बात को। तो यहां पे प्रतिबिंब की दूरी v डैश और वस्तु की दूरी क्या है, u है। समीकरण 1 समझ में आपकी बात। 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u।
क्यों? आपका फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो सूत्र इससे, क्योंकि सूत्र कौन सा अप्लाई किया है हमने, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इस सूत्र से। तो यहां पे मैं चलो लिख दे रहा हूं आपका, पहले ये लिख दीजिए सूत्र कौन सा इस्तेमाल किया है। सूत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो भैया पहले लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 1/f1 है, बराबर वस्तु की दूरी कितनी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v डैश है, माइनस और ये क्या है 1/u है, समीकरण 1, राइट। अब L2 की उपस्थिति में यहां पे लिखेंगे, दूसरी कंडीशन क्या है, L2 की उपस्थिति में, L2 की उपस्थिति में I डैश जो है, प्रतिबिंब I डैश एक आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है, I डैश आभासी वस्तु की तरह व्यवहार करता है और इसका प्रतिबिंब I बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है, इस ये वस्तु की तरह कार्य कर रहा है और इसका प्रतिबिंब I बनता है। तब L2 की फोकस दूरी, L2 की फोकस दूरी कितनी होगी भाई, L2 की फोकस दूरी आ जाएगी आपकी 1/f2 बराबर, इसी फॉर्मूले से। पहले प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब देखो इस वाली ये वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, ध्यान से समझ लेना, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अब वस्तु की तरह कार्य कर रहा है और इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी होगी 1/v माइनस, और वस्तु की दूरी, क्योंकि अब ये आभासी वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, तो ये वाली v डैश जो दूरी है ये वस्तु की दूरी कार्य करेगी, तो यानी कि ये v डैश क्या आ जाएगी, वस्तु की दूरी। समझ में आ गई? ये क्योंकि प्रतिबिंब कहां पर रखा है, यहां पर रखा है, तो ये वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो ये वस्तु की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ वस्तु की जगह u नहीं, यहां पर लगाएंगे वस्तु की दूरी है v डैश और प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाएगी, v। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन समीकरणों को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, सभी लोग जिसको नहीं दिखाई दे तो वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लिया करो। जब हम इसको जोड़ेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, ये कितना है आपका 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा सिंपल तरीके से, इससे ये वाला कट गया, तो क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u बचेगा, सिंपल सा। तो क्या बचा आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और ये f2 प्लस 1/f1, ये देखिएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। ये चीज बची नहीं बची, ये दिखाई दे रही है ना, दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है, बहुत ही प्यार से ये चीज बच गई आपकी। अब देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करोगे आपको, और ये वाली वैल्यू देखिएगा ये किसकी, f की वैल्यू है, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर ये कितना हो जाएगा 1/f। तो ये होती है तुल्य फोकस दूरी। जब दो लेंस आपस में रखे होते हैं तो उनकी फोकस दूरी कितनी होती है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होती है। सिंपल तरीके से निकल आई आपकी, राइट। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था। आप इसको नोट करके लिखना चाहो तो नोट करके, और एक चीज और लिख सकते हो आप यहां पर, किस तरीके से लिख सकते हो भाई आप, क्या भाई ये इसको 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 लिख दीजिए। चाहो तो नीचे एलसीएम ले लो 1/f1 f2, तो ये कितना हो जाएगा f2 प्लस f1, ये 1/f बराबर, तो f बराबर क्या हो जाएगा f1 इंटू f2, ये उल्टा हो जाएगा, और नीचे लिख दीजिए f1 प्लस f2।
इस तरीके से भी आप, क्योंकि इसको F2 प्लस F1 कर दो या F1 प्लस F2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये उलट दिया, ऊपर F1 F2 आगे नीचे, तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो आप। स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पर मैं हट जाऊंगा तो चमक मारेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां से बाद में आपका इस समीकरण को याद रखना, इनकी यदि आपसे पूछने लगे, इनकी क्या पूछने लगे, लेंस की क्षमता पूछने लगे, दोनों लेंसों की क्षमता, तो क्षमता की भी हम बात बता देंगे आपको। क्षमता क्या होती है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा है, बस ये चिट्ठी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही प्यारा सा है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, इसको मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा था। चलिएगा, तो देखिए पहले लेंस की क्षमता आप पढ़ लीजिए। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता, देखो आप लोग जानते हो कि भाई ये लेंस है और इस तरीके से इस पर कुछ किरणें ऐसे करके आ रही हैं, ठीक है। और ये लेंस क्या करता है, इन किरणों को एक जगह फोकस कर देगा, है क्या कर रहा है, इन किरणों को एक जगह मोड़ देगा। तो किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ पाने की क्षमता या मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। इसको P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है 1/f, और इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। यदि लेंस की दूरी आपकी मीटर में दे रखी है तो 1/f, और यदि लेंस की जो फोकस दूरी है, लेंस की, नोट करके लिख लेना, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की यदि फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता P बराबर 100/f का इस्तेमाल करोगे। अब ये डायोप्टर समझ में आ गई कि लेंस की यदि मीटर में दे रखी है तो आप 1/f डायोप्टर लगाओगे, यदि सेंटीमीटर में दे रखी है तो सिंपल सी बात है 1 सेंटीमीटर आवर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, बट्टे में करोगे तो ऊपर चला जाएगा, सिंपल सी बात है, ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है? तो आपका एक रिलेशन और मिल गया, आपका P व्युत्क्रमानुपाती F, यानी जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी, फोकस दूरी किसी लेंस की जितनी ज्यादा होगी उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी। फोकस दूरी किसी लेंस की जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही किरणों को कम मोड़ पाएगा, और जो लेंस सबसे ज्यादा किरणों को मोड़ पा रहा है, मतलब उसकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी, P जितनी ज्यादा होगी, उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। तो मतलब क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी बढ़ने का अर्थ होता है कि उसकी लेंस की क्षमता कम हो जाना, अर्थात किसी लेंस की जितनी ज्यादा फोकस दूरी होगी वो प्रकाश किरणों को एक जगह बहुत कम मोड़ पाएगा, अर्थात उसके प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। सिंपल सी बात है। तो दोनों चीजों का अंतर भी आपको समझ में आ रहा है। फोकस दूरी, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, ये हमेशा याद रखना। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। तो अब देखिएगा, यदि आपसे पूछने लगे कोई भी कि भाई दो संपर्क में रखे लेंसों की
क्षमता कितनी होगी। तो आपको पता है, अभी आपने एक डेरिवेशन किया है, तुरंत जस्ट अभी आपने एक डेरिवेशन किया था। क्या किया था? अभी अभी डेरिवेशन आप करके हटे हो। एक डेरिवेशन क्या है? आप अभी अभी एक डेरिवेशन करके हटे हो, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां पे लिख दोगे वी नो दैट, हम जानते हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होती है? P बराबर 1/f। ठीक है, सो आप लिख सकते हो P1 बराबर 1/f1 और P2 बराबर लिख सकते हो 1/f2, राइट, फ्रॉम दिस। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू आप यहां पर पुटअप कर सकते हो। तो 1/f की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? P लिख सकते हो। P बराबर इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो? P1 लिख सकते हो। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो? P2 लिख सकते हो, राइट। तो ये चीज हो गई आपकी। तो दो लेंसों की, यदि दो लेंस आपस में जुड़े हुए हैं तो उनकी जो क्षमता है वो डायरेक्ट प्लस हो जाती है। कि इसकी क्षमता है, ये एक लेंस की क्षमता 5 है और दूसरे लेंस की क्षमता, इस लेंस की क्षमता 5 है और इसकी लेंस की क्षमता 10 है। यानी कि इस पहले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, दूसरे लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है। तो दोनों की डायरेक्ट क्षमता कितनी हो जाएगी? 15 डायोप्टर हो जाएगी। और यदि पहले लेंस की फोकस दूरी 5 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी 10 है, तो इसकी जो तुल्य फोकस दूरी है किस तरीके से निकालोगे? 1/f बराबर 1/5 प्लस 1/10। दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। कितना एलसीएम आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10 प्लस 10 एकम 10, यानी कि एक बार तो 3/10 आ जाएगा। तो f बराबर कितना आ जाएगा? देखिएगा, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये 1/f बराबर कितना आ जाएगा? 3/10 आ जाएगा। तो मतलब f बराबर कितना आ जाएगा? 10/3। यानी कैसे निकला आपका? इसको उलट दिया। और आपको डायरेक्ट भी पता है कि दो लेंसों की फोकस दूरी के लिए डायरेक्ट हमने एक फॉर्मूला बताया था, f बराबर f1 इंटू f2/f1 प्लस f2। अभी अभी निकाला था। बायोलॉजी वालों को पता है कि हम यहां से दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम। अभी अभी मैं बता रहा था आपको, ये आईआईटी नीट के लिए याद रखना डायरेक्टली आपको, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डायरेक्ट बता दे रहा हूं मैं आपको, हमेशा याद रखना कि ये फॉर्मूला आया कहां से था। ये फॉर्मूला कोई अलग चीज नहीं है आपकी, ये फॉर्मूला आता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 दे रखा है। एलसीएम हमने कितना ले लिया? f1 f2 ले लिया। तो f2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और f1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। f1 1/f बराबर, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? f1 f2 बट्टे f2 प्लस f1। तो f बराबर क्या हो जाएगा? f1 f2 बट्टे f1 प्लस f2, ये हो जाएगा आपका, राइट। चलिएगा, तो ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, f बराबर f1 f2 बट्टे f1 प्लस f2, राइट। तो ये चीज आ गई। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने बताई थी आपकी एक लेंस की जो क्षमता, एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 5 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी? 10 है। तो डायरेक्ट फोकस दूरी कितनी हो जाएगी कि 5 गुणे 10 बट्टे 5 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा? 50 बट्टे 15। और काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 ढाई के 50 और 5 दिया 15, 10/3 आ गई डायरेक्ट। 10/3 आ गई, नहीं आ गई? ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। और डायरेक्ट मैं आपसे पूछने लगा हूं, एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है? एक लेंस की फोकस दूरी 50 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी आपकी 100 है। सेंटीमीटर में मान लो या मीटर में मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटीमीटर में मानोगे सेंटीमीटर लिख दीजिए, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। तो इन दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी? तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दोगे, कितनी? 50 इंटू 100 बट्टे 50 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा? 50 इंटू 100 बट्टे कितना हो जाएगा? 50 150। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 5 ये 15, तो कितना आ जाएगा? 100/3 आ जाएगा, राइट। तो बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से आप कर सकते हो आपका, ठीक है। और इनकी यदि आपसे पूछने लगे, इनकी क्या पूछने लगे? क्षमता पूछने लगे। यदि कहने लगे कि एक लेंस की क्षमता कितनी? 3 है और दूसरे लेंस की क्षमता कितनी है? दूसरे लेंस की जो क्षमता है वो 4 है, तो इनकी तुल्य क्षमता कितनी होगी? 3 प्लस 4, डायरेक्ट लिख दोगे 7।
और इन्हीं की यदि कहने लगे एक की फोकस दूरी 3 और दूसरे की फोकस दूरी 4 है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 3 × 4 बटे 3 + 4, तो 3 चौक 12 बटे नीचे हो जाएगा 7, तो 12 बटे 7 आंसर। तो आई होप कि आप ये चीज समझ पाए होंगे और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डेरिवेशन भी क्लियर हो गया, शॉर्ट सवाल भी क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके बस टिक मार्क पे आता है इसका प्रश्न, IIT नीट वगैरह में भी आता रहता है और आपको पता रहना चाहिए, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अब रेगुलर आपका क्लासेस जल्दी जल्दी में इस चैप्टर को खत्म कराऊं, हो सकता है कि नवंबर में ही खत्म करा दूं, नवंबर नहीं तो दिसंबर में, तो आपका दिसंबर से खत्म होने से पहले पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये गारंटी है। उसके बाद में आपका और लगभग मैथ का भी समाकलन कंप्लीट सा है, बस 1-2 एक्सरसाइज और रह गई हैं और उसके बाद में फिर मैथ भी कंप्लीट सा हो जाएगा। तो PCM तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा दिसंबर खत्म होने से पहले पहले। उसके बाद में आपको पर्याप्त समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए और अपना बेहतर तरीके से मॉडल अनसोल्ड वगैरह सॉल्व करने के लिए। बाकी आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन लोगों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेकंड चैनल भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। बाय बाय।